हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सीखेंगे। भारत के संविधान का संशोधन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए, भारत के संविधान के संशोधन के बारे में अनुच्छेद 368 में लिखा गया है, जो कि 20वें भाग में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यह एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि भारत के संविधान के संशोधन का जिक्र कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 368 में और भाग 20 में। संविधान के संशोधन के निर्माताओं ने इस प्रकार से संविधान को बनाया कि आने वाले समय में फ्यूचर में भी संविधान अपने आप को एडजस्ट कर सके, इसलिए संविधान के संशोधन के बारे में प्रावधान को डाला गया। भारत का संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ना तो फ्लेक्सिबल है ना ही रिजिड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संविधान है इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो आसानी से अमेंड किए जा सकते हैं और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो रिजिड हैं जिनको आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता है। इसीलिए बोला गया है कि भारत का जो संविधान है वो ना तो फ्लेक्सिबल है, लचीला है ज़्यादा, ना ही रिजिड है, ना ही ज़्यादा कठोर है, बल्कि ये दोनों को एक साथ मिला के चलता है। थोड़ा थोड़ा कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जो फ्लेक्सिबल हैं और कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जो रिजिड हैं। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 368 में क्या लिखा गया है। तो आर्टिकल 368 में, अनुच्छेद 368 में यह बताया गया है कि जो संविधान है उसको संशोधन करने का अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो संविधान के संशोधन को क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट 3 चीज़ों को कर सकता है जब वो संविधान को संशोधित कर रहा है। तो वो एडिशन कर सकता है, वेरिएशन कर सकता है या रिपील कर सकता है। मतलब कोई भी प्रावधान है उसमें वह पार्लियामेंट क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है, कुछ बातों को ऐड कर सकता है या वेरिएट कर सकता है, मतलब कुछ बातों को चेंज कर सकता है, या पूरा का पूरा रिपील कर सकता है, मतलब हटा सकता है। यह अधिकार किसके पास है, तो यह अधिकार पार्लियामेंट के पास है। अब आइए आगे बात करते हैं कि देखिए पार्लियामेंट क्या काम कर सकता है। संविधान को संशोधित कर सकता है हर एक, लेकिन एक बात हमें ये समझना है कि पार्लियामेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मूलभूत संरचना है, उसको संशोधित नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट कैनॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान का मूलभूत संरचना है उसको अमेंड नहीं कर सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ाई करेंगे। एक बात याद रख लीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर जो मूलभूत संरचना है उसका प्रतिपादन कहाँ से हुआ, तो केशवानंद भारती केस 1973 से बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत मिलता है। मतलब मूलभूत संरचना का सिद्धांत कहाँ से आया, तो केशवानंद भारती केस 1973 से। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। कितने प्रकार के अमेंडमेंट हैं उसके बारे में बात करते हैं। कितने प्रकार से भारत के संविधान को अमेंड किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। तो मेनली 3 प्रकार से भारत के संविधान को संशोधित किया जा सकता है। पहला, बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। पहला कैसे अमेंड कर सकते हैं, तो सिंपल मेजॉरिटी, पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर हैं उनका सिंपल मेजॉरिटी, मान लीजिए 100 हैं तो 51 लोग भी, 51 मेंबर अमेंडमेंट के पक्ष में हैं तो अमेंडमेंट किया जा सकता है। दूसरा, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा बात है कि स्पेशल मेजॉरिटी रहेगा तभी संविधान को संशोधित कर सकते हैं। और तीसरा, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस में कंसेंट ऑफ द स्टेट। स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए और प्लस में कुछ स्टेट्स का सहमति भी चाहिए। इस प्रकार से 3 प्रकार का अमेंडमेंट भारत के संविधान में दिया गया है। पहला, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस में कंसेंट ऑफ द स्टेट। एक बात और समझ जाइए कि ये जो 2 प्रावधान हैं, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट और स्पेशल मेजॉरिटी विथ कंसेंट ऑफ स्टेट, यह 2 प्रावधान अनुच्छेद 368 के तहत आते हैं। यही केवल 2 प्रावधान अनुच्छेद 368 के तहत आते हैं। बाकी का ये जो पहला है ये अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आता है। इतना बात
समझना है। तो सवाल यहाँ से बन जाता है कि सिंपल मेजॉरिटी क्या अनुच्छेद 368 के तहत आता है? तो नहीं आता है, यहाँ से हमको समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो प्रोसीजर क्या है कि संविधान को संशोधित करने का प्रोसीजर क्या है, कैसे प्रक्रिया क्या है, कैसे संशोधित किया जाता है। तो सबसे पहले अमेंडिंग बिल, जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे? इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, आपको मालूम है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो जब अमेंडिंग बिल, जो संविधान का संशोधन के बारे में जो बिल है, उसको कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? लोकसभा में भी कर सकते हैं या राज्यसभा में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि केवल लोकसभा में करेंगे या राज्यसभा में करेंगे, दोनों सदन में से किसी एक सदन में आप कर सकते हैं। राज्यसभा में कर सकते हैं और लोकसभा में भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमें याद रखने की है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें संविधान संशोधन का बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्य के जो सदन हैं उसमें संविधान संशोधन का बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, यह बात समझना है। दूसरी बात, यह या तो मिनिस्टर कर सकते हैं या कोई भी प्राइवेट मेंबर संविधान संशोधन के बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मिनिस्टर भी कर सकते हैं या प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है इसको। अब बात करते हैं कि जब संविधान संशोधन को जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो क्या प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए? प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति का पहले से अनुमति चाहिए? तो नहीं, प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। संविधान संशोधन का बिल को जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम क्या काम करें, प्रायर परमिशन लें प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। ओके। अब बात करते हैं कि चौथा में क्या है कि पास्ड इन ईच हाउस विथ ए स्पेशल मेजॉरिटी, दोनों हाउस में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास होना चाहिए। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या है इसके बारे में थोड़ा सीखते हैं। देखिए, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप मतलब मान लीजिए लोकसभा में 100 सीटें हैं तो 100 में से कम 51 लोग इस बिल पे हामी भरना है, ठीक है। और फिर मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब 100 लोग हैं लोकसभा में तो इसका 2/3 मेंबर कितना हो गया? लगभग 66 और 67 लोग। उतने लोग फिर से हामी भरना चाहिए, तब जाके ये स्पेशल मेजॉरिटी की कैटेगरी में आता है। तो स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब समझ गए? स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, मतलब उसमें सीट कितना है। अगर 100 है तो 100 में से आधा से अधिक, और फिर जितने लोग हैं, जितने मेंबर अभी आए हैं, 100 हैं मान लीजिए, 100 सीट है लेकिन आए होंगे शायद 80, तो 80 का 2/3 निकाल लीजिए और तब वो बन जाता है मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, वहाँ पे उपस्थित हैं जो वोट कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। तो चौथा बात ये बोल रहा है कि जब बिल पास हो रहा है तो ईच हाउस में हर एक कोई राज्यसभा अपने में बिल पास करेगा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ और लोकसभा अपने में पास करेगा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए ईच हाउस को पास करना रहता है अलग अलग, अगर अलग अलग नहीं पास कर पा रहे हैं, डेड लॉक हो जा रहा है, ठीक है, तो जॉइंट सीटिंग का प्रावधान नहीं है। जॉइंट सीटिंग का प्रावधान मतलब दोनों सदन एक साथ बैठकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को नहीं पास कर सकते हैं, जॉइंट सीटिंग का प्रावधान नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पाँचवा में क्या बोल रहा है कि अगर बिल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जो बिल है वो अगर फेडरल नेचर का हो, मतलब संघीय प्रवृत्ति का हो,
मतलब ऐसा इफ़ेक्ट करता हो, कोई राज्य को भी इफ़ेक्ट करता हो और सेंटर को भी। तो ऐसे में क्या करना है कि जो स्टेट के लेजिस्लेचर हैं, ठीक है, उनसे भी इस बिल को पास कराना है। कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब आधा से अधिक स्टेट जो राज्य हैं उनके साथ उनके लेजिस्लेचर मतलब उनके सदन में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और फिर उनका सिंपल मेजॉरिटी के साथ अगर वे बिल को पास करते हैं, आधा से हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब अगर 30 स्टेट्स हैं तो कितना स्टेट्स, कम से कम 15, कम से कम 15, अभी हमारे 28 हैं तो कम से कम 14 स्टेट्स के जो लेजिस्लेचर हैं, ठीक है, सदन हैं, उन लोग क्या काम करेंगे, वहाँ के मेंबर्स क्या काम करेंगे, सिंपल मेजॉरिटी के साथ अगर बिल को पास करते हैं, ठीक है, कब, जब यह फेडरल नेचर का हो, मतलब राज्य को भी प्रभावित करता हो और संघ को भी प्रभावित करता हो, तब क्या काम कर सकते हैं कि इसको, यहाँ तक तो हम आ गए, यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी तक तो आ गए, लेकिन अब जब वो राज्य को भी प्रभावित कर रहा है तो हम क्या काम करेंगे, उस बिल को राज्य के सदन में, राज्य के विधानसभा में भी भेजेंगे और वहाँ पे क्या काम करेंगे, उस राज्य के जो लेजिस्लेचर हैं, ठीक है, वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ अगर इस बिल को पास करेंगे, ठीक है, तब पास करने के बाद वे फिर पुनः इस पार्लियामेंट के सदन में भेजेंगे, ठीक है। कितने राज्य, कम से कम हाफ राज्य, हाफ स्टेट, मतलब आधा, मतलब 28 हैं तो 24 राज्य के सदन में 24 राज्य के लेजिस्लेचर इस बिल को पास करेंगे सिंपल मेजॉरिटी के साथ। फिर छठा में क्या होता है, अगर बिल पास हो जाता है बोथ हाउसेस से, मतलब पार्लियामेंट के राज्यसभा और लोकसभा से भी पास हो गया और यहाँ से भी पास हो गया, स्टेट के सदन से भी पास हो गया, राज्य के सदन से भी पास हो गया, तब क्या काम किया जाएगा कि इस बिल को प्रेसिडेंट के पास ले जाया जाएगा। कहाँ ले जाया जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट क्या काम करेगा, उसको वो ये नहीं कर सकता है कि बिल को क्या कर सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, मतलब रख सकता है सदा सदा के लिए, या रिटर्न कर सकता है, नहीं, वो ना तो रिटर्न कर सकता है ना ही अपने पास वीटो कर सकता है, अपने पास रख सकता है। वो क्या काम करेगा, प्रेसिडेंट को बिल को मंजूरी देना है, कंसेंट देना है, पास करना है बिल। ये क्यों, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 24th अमेंडमेंट 24वें संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ, उसके अनुसार यह प्रावधान लाया गया कि जो संविधान का संशोधन का बिल नियम अगर पास हो रहा है, यदि वो प्रेसिडेंट के पास आया तो प्रेसिडेंट को क्या करना है कि उस पर अपना मंजूरी देना है, हामी भरना है कि हाँ यह बिल पास हो जाएगा, पास हो गया। ऐसे यह कब जोड़ा गया, तो 24वें संविधान का संशोधन जो 1971 में हुआ था उसके अनुसार से यह जोड़ा गया। और लास्ट में क्या होता है कि जब पार्लियामेंट भी बिल पास कर दिया, ठीक है, पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा बिल पास हो गया, अगर वो फेडरल नेचर का है तो स्टेट से भी बिल पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने भी इसको पास कर दिया, तब जाके यह क्या कहलाता है कि यह बिल अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है और यही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब संविधान का संशोधन हो जाता है। इस प्रकार से संविधान का संशोधन होता है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, पहले क्या होता है कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा कोई भी हाउस में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं लेकर जाते हैं बिल को, मिनिस्टर कर सकते हैं या प्राइवेट मेंबर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के लिए प्रायर परमिशन नहीं चाहिए, ये भी सही है। स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना है, बोथ हाउसेस, राज्यसभा अलग करेगा, लोकसभा अलग करेगा, अलग अलग पास होगा। अगर दोनों में डेड लॉक हो जाता है, जॉइंट सीटिंग का प्रावधान नहीं है, ठीक है। अगर यह बिल फेडरल नेचर का है तो आधा राज्यों से क्या काम करना पड़ेगा, सिंपल मेजॉरिटी के साथ बिल पास करवाना पड़ेगा। बिल पास जब हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास ले जाया जाता है और प्रेसिडेंट क्या काम करेगा, उसको भी बिल को सहमति देना है। ये कब जोड़ा गया, तो 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, और इसके बाद बिल जो हमारा एक्ट बन जाता है, संविधान संशोधन नियम। और
इसके बाद बोला जाता है कि संविधान क्या हो गया, संशोधित हो गया है। अब आइए हम ये सीख लेते हैं तीनों, मतलब बाई सिंपल मेजॉरिटी हमने सीखा, स्पेशल मेजॉरिटी भी और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट्स। इसमें क्या क्या ऐसे चीज़ है, कौन कौन से आर्टिकल है या कौन कौन से भारत के संविधान में प्रावधान है जिसको हम सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी से कर सकते हैं और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट्स के साथ कर सकते हैं। तो देखिए कुछ कुछ बातें और सीख लेते हैं। जो सिंपल मेजॉरिटी वाला संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत में नहीं आता है। स्पेशल मेजॉरिटी वाला 368 के अंतर्गत में आता है और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट ये भी अनुच्छेद 368 में आता है। ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या हुआ, अगर 100 लोग हैं, 100 मेंबर्स हैं तो 51 मेंबर्स सहमति दे सकते हैं, 52 लोग भी सहमति दे सकते हैं और बोथ हाउसेस को मिला के, दोनों हाउस को मिला के यहाँ पे बात की जा रही है। लेकिन अगर स्पेशल मेजॉरिटी की बात किया जाए तो स्पेशल मेजॉरिटी में दो प्रावधान हो जाते हैं। पहला कि मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, मतलब कितना सीट है उसमें, अगर 300 सीट है तो 300 सीट का मेजॉरिटी चाहिए और प्लस में मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब उसमें कितने मेंबर्स प्रेजेंट है अभी हैं और कितने लोग वहाँ पे, मतलब कितने मेंबर हैं उसका 2/3 निकाल लेना है। मान के चलिए कि और लोकसभा में 100 सीट है और राज्यसभा में भी 100 सीट है, मान के चलते हैं, तो इसका स्पेशल मेजॉरिटी कैसे निकलेगा, तो टोटल मेंबरशिप कितना है, टोटल चेयर कितना है, 100 है, तो इसका स्पेशल मेजॉरिटी हो गया 51 और राज्यसभा का भी 51 हो गया। और 2/3 निकालने के लिए मान लीजिए केवल 80 ही आए हैं तो इसका 2/3 निकाल लीजिए और जितना आएगा, ठीक है, वो उतना मेंबर 2/3 हो गया और इस प्रकार से इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। अब यहाँ पे तीसरा में जो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस में स्टेट्स है, इसमें तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए ही, ये वाला चाहिए ही पूरा, और प्लस में कंसेंट ऑफ द स्टेट्स भी चाहिए। कंसेंट ऑफ द स्टेट मतलब राज्यों की सहमति। राज्यों की सहमति कब चाहिए, जब संविधान का संशोधन हो रहा है और वह किस प्रवृत्ति का हो, संघीय प्रवृत्ति का हो। किस प्रवृत्ति का हो, संघीय, मतलब जो राज्य को भी प्रभावित कर रहा है और स्टेट को भी प्रभावित कर रहा है, मतलब सेंटर को भी प्रभावित कर रहा है। इस अगर ऐसा प्रावधान है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस में राज्यों की सहमति भी चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि जो सिंपल मेजॉरिटी है इसमें क्या क्या मतलब आता है। सिंपल मेजॉरिटी में पहला जो प्रावधान है आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 में अगर कुछ भी आप संशोधित करना चाहते हैं तो इसको आप सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 2 में क्या बोलता है, अनुच्छेद 2 में एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, मतलब जो नए राज्य का पुनर्गठन या उसको स्वीकारना है, ठीक है, उसके बारे में ये प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 2 में अगर कोई भी किसी प्रकार का बदलाव करना है तो उसको हम सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास करेंगे। उसी प्रकार अनुच्छेद 3 में भी कुछ प्रावधान करना है तो सिंपल मेजॉरिटी के साथ हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है किसी भी स्टेट में, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना है या उसे ख़त्म करना है अनुच्छेद 169 के तहत। तो अनुच्छेद 169 में भी अगर कुछ प्रावधान को चेंज करना है तो वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। फिर सेकंड शेड्यूल में अगर कुछ प्रावधान करना है तो ये भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ हो जाएगा। quorum इन पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी, सैलरी अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी के साथ अमेंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बढ़ाना घटाना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो ये सिंपल मेजॉरिटी के साथ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज में कुछ बढ़ाना घटाना है या ऐड करना है, ये सिंपल मेजॉरिटी के साथ कर सकते हैं। इलेक्शन टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट का जो चुनाव होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव होता है, ये भी किसके अंतर्गत में आएगा, सिंपल मेजॉरिटी। यूनियन टेरिटरीज़ में अगर कुछ बढ़ाना घटाना है तो ये भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ कर सकते हैं। पांचवा और छठा जो अनुसूची है इसमें भी
बढ़ा घटा हम कर सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी से। और जो सिटीजनशिप है इसमें भी हम सिंपल मेजॉरिटी से, और सारे बहुत प्रावधान हैं, लेकिन इतना अगर आप याद रखते हैं तो ज़रूर है कि यहाँ से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब आते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी के साथ क्या क्या कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स में अगर चेंज करना है, मतलब मौलिक अधिकार में अगर चेंज करना है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी यदि आपको बदलाव करना, चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। फिर और भी अलग अलग प्रावधान हैं, उसको भी यदि करना चाहते हैं। और फिर आते हैं हम सिंपल मतलब स्पेशल मेजॉरिटी प्लस में कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। इसमें क्या क्या है? तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है और इसका तरीका होता है, अगर उसमें बदलाव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और प्लस में राज्यों के सहमति भी चाहिए। ठीक है। दूसरा बोल रहा है एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, जो कार्य करने की शक्ति है यूनियन का, मतलब सेंटर का और स्टेट का, अगर उसमें बढ़ाव करना है, बढ़ाना है, यूनियन की पावर को बढ़ाना है या स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर को बढ़ाना है, तो ये कहाँ से संशोधित किया जा सकता है? कैसे? तो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस में राज्यों की सहमति चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के बारे में कुछ भी घटाना है या बढ़ाना है, इसको स्पेशल मेजॉरिटी प्लस में क्या चाहिए? कंसेंट ऑफ द स्टेट। जीएसटी में अगर कुछ घटाना या बढ़ाना है, या जीएसटी को, जैसे जीएसटी को लागू किया गया था 101st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, तो उसके लिए क्या किया गया था कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए था और प्लस में कंसेंट ऑफ द स्टेट भी चाहिए था। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे हैं। और फिर लास्ट में बोल रहा है कि 7th शेड्यूल में अगर 7वां अनुसूची में कुछ भी बढ़ाना या घटाना है, कोई सब्जेक्ट मैटर को उसमें जोड़ना है, तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए प्लस में कंसेंट ऑफ द स्टेट आपको ज़रूरी है। तो ये 3 प्रकार के अमेंडमेंट है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी, प्रैक्टिस सेट को हम डाल देंगे, आप इसे अच्छा से पढ़ के प्रैक्टिस सेट को लगाइए। थैंक यू।